आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के बारे में। रोज हम ये सुनते आ रहे हैं, जब से नेताजी स्वर्गवासी हुए हैं तब से लोग, खास करके वो लोग जो समाजवादी विचारधारा के नहीं हैं, ये कहते हुए कि समाजवादी पार्टी अब टूट जाएगी, परिवार बिखर जाएगा, ये कहते हुए रोज सुन रहे हैं। लेकिन उनको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि आप अपने मृत्यु और जन्म के बारे में जब नहीं जानते हैं, तो अपने परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो तो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी विचारधारा के हैं और वीआईपी परिवार है। उनके बारे में आपको भविष्य के बारे में क्या जानकारी है? आप ऐसे अनर्गल वार्तालाप क्यों कर रहे हैं? और वो भी ऐसे समय पर जब वो पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। ऐसे समय पर इस तरह की बातें करना पूरी तरह अनुचित है। रही बात यह, जब परिवार बड़ा होता है, घर में 4 बर्तन होते हैं, तो आवाज जरूर आती है, खड़बड़ाती भी है और परिवार का अलगाव भी होता है। यह तो सनातन परंपरा चली आ रही है। जब परिवार बड़ा होता है तो अलगाव होता ही है। यहाँ तक का भगवान श्री राम ने भी अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ वन जाना पड़ा था, वो भी सत्ता के कारण ही। द्वापर में कौरव और पांडव के बीच महाविनाशकारी युद्ध हुआ, वो भी सत्ता के कारण। तो यह कहना बहुत ही कठिन है कि अलगाव होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक का अब ये कहा जाए, जिस समय धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पिताजी का स्वर्गवास हुआ होगा, तब भी वहाँ के क्षेत्रीय निवासी कुछ लोग जो मानसिकता के हैं, वो ये कहते होंगे कि अब परिवार कैसे संभलेगा। लेकिन नेताजी ने वह कर दिखाया है जो बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। पूरे परिवार को बांध कर रखा और सबसे ऊंची स्थान को प्राप्त किया, जहां पर आम आदमी को पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और 8 बार सांसद, 7 बार विधायक। इसके साथ ही केंद्रीय राजनीति में रक्षा मंत्री रहे। अपने रक्षा मंत्री रहते हुए कार्यकाल में कहा था कि हमें पाकिस्तान से इतना डर नहीं है, इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें चाइना से सतर्क रहने की जरूरत है। यही बात रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस भी कहा था कि हमें चाइना से सतर्क रहने की जरूरत है। यदि चाइना से उसी समय सतर्क रह जाता भारत देश, तब से आज तक का अगर उस पर अमल किया गया होता, तो आज चाइना इतनी बड़ी जरूरत न कर पाता कि हमारे देश की सीमा में 100 घरों का गांव बसा लिया है, पुल बना रहे हैं, रेल मार्ग बना रहा है और बीच बीच में नापाक हरकतें भी करता रहता है। साथ ही गलवान घाटी में जो हमारे वीर सपूत 20 जवान शहादत हुई है, वो भी ना होती यदि मुलायम सिंह यादव और जॉर्ज फर्नांडिस की बात को ध्यान दिया जाता और मान लिया जाता। अब रही बात कि सैफई की, यादव परिवार की, तो यह निश्चित है परिवार में मनमुटाव तो चलता रहता है। लेकिन अब आज जो स्थिति नेताजी की सीट को खाली करने की बात हुई है, खाली हुई है, उस पे 6 माह बाद उपचुनाव होंगे, जिसमें सभी लोग, क्षेत्रीय लोग और देश की जनता भी सोच रही, समझ रही कि किसको अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाते हैं। अब अखिलेश यादव की सोच को भले विपक्ष या जो समाजवादी विचारधारा के लोग नहीं हैं, वो कुछ भी अनर्गल बातें करते रहते हैं। जिस समय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे, तब भी लोगों ने ये कहा था ये कम उम्र के हैं, इनकी राजनीतिक परिपक्वता इतनी नहीं है, वो कैसे प्रदेश को संभालेंगे। लेकिन जो काम अखिलेश यादव ने कर दिखाया है, शायद अखिलेश यादव के पहले ऐसा किसी ने नहीं किया होगा और आने वाले समय में बहुत कम ही मुख्यमंत्री ऐसे होंगे जो उतना विकास कार्य कर सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। अब देख लीजिए, अखिलेश यादव अपने मुख्यमंत्री काल में सबसे बड़ा आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, लखनऊ में इकाना स्टेडियम दिया और
कई जिलों में, प्रदेश के कई जिलों में मेट्रो ट्रेन का संचालन किया और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया। बच्चियों को हाई स्कूल इंटर पास बच्चे और बच्चियों को साइकिल देने का काम किया और साथ ही लैपटॉप भी देने का काम किया। और भी कई बड़े प्रोजेक्टों पर काम किया, जैसे रिवर फ्रंट का काम हो या अन्य कई बड़े काम हो। किसानों के साथ भी बड़े बड़े काम किए। तो अखिलेश यादव की सोच को इतना छोटा ना आके कि वो अपने परिवार को बांध कर नहीं रख सकते हैं। ये तो सत्ता की बात है, वो कुछ भी समय कुछ भी करा सकता है। यहाँ तक का कि देवाधिदेव तक का जो है समय के काल चक्र में फंसे हैं, उनको भी उस काल चक्र से कोई उबार सकना बहुत मुश्किल बात है। तो ये समय का काल चक्र चलता रहता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसको कहना बहुत ही कठिन है। लेकिन अखिलेश यादव की सोच को छोटा आंकना ये आम आदमी की बस की बात नहीं है और ना करना चाहिए। वो बहुत ही परिपक्व हैं, राजनीतिक हैं और पूर्णतः कुशल और योग्य शिक्षित हैं। इसलिए उनकी सोच को यह आंकना बहुत ही कठिन है। अब रही बात परिवार की या मैनपुरी सीट को लेकर के, जहां पर 6 माह बाद चुनाव हैं, तो अखिलेश यादव का जो भी निर्णय होगा वो लगता है कि पूरे परिवार को मान्य होगा, क्योंकि नेताजी का स्वर्गवास होने के बाद जिस तरह पूरा परिवार एकत्र हुआ, देश विदेश के लोग भी आए और उसमें शामिल हुए, तो इससे लगता है कि उनका कद कम नहीं है। और रही बात मैनपुरी, यदि अखिलेश यादव है तो जरूर कठिन परीक्षा, लेकिन अखिलेश यादव इस परीक्षा में भी पास होंगे और परिवार को एक सूत्र में बांधे रखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब रही बात, यदि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते हैं या अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ाते हैं या फिर चाचा शिवपाल को चुनाव लड़ाते हैं, यहाँ तक का लोगों का मानना है कि यदि परिवार को एक में बांध कर रखना है तो वो कह सकते हैं कि हंसी में कि चाचा शिवपाल यादव पर हमें भरोसा नहीं है, अपर्णा पर नहीं भरोसा है या डिंपल पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपने भाई अर्थात चाचा शिवपाल के बेटे आदित्य पर पूरा भरोसा है, हम उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे। जिससे आदित्य यादव नवयुवक हैं और वो मैनपुरी जहां काफी दिनों से यह सीट समाजवादी रही है और वो आदित्य यादव काफी दिन जनता की सेवा करने के लिए रहेंगे, ऐसा ये हमारा मानना है। जिससे परिवार भी बिखरने से बच जाएगा, क्योंकि शिवपाल यादव को भी खुशी होगी कि हमारे बेटे को अखिलेश यादव ने सीट दी है और इससे अखिलेश यादव आगे चल कर परिवार को बांध कर रखेंगे। यह अलग बात है, अखिलेश के हमारी उतना नहीं मेल मिलाप हो पाता है, लेकिन आने वाले परिवार में अखिलेश यादव सबसे बड़े निर्णायक अहम भूमिका निभाएंगे और परिवार को एक में बांध कर रखेंगे, ऐसा सभी लोग सोचते हैं और समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा कि अखिलेश यादव परिवार को टूटने से बचाएंगे, समाजवादी पार्टी में बिखराव होने से बचाएंगे और कुछ लोगों को यहाँ तक का मानना है कि वो अपर्णा यादव को भी बना लेंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि अखिलेश यादव इस परीक्षा में कैसे निकलते हैं और सबके जो अनर्गल बातें करते हैं उनकी बातों पर अंकुश लगेगा और ताला लगेगा। इसमें अखिलेश यादव की परीक्षा है। अब आप सबसे पहले ये बता दें कि 10 अक्टूबर सोमवार के दिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सुबह 8:16 पर नेताजी स्वर्गवासी हो गए और इस मृत्यु लोक को अलविदा कह गए। उसके बाद से ही परिवार जिस तरह एक होकर के दिखाई पड़ रहा है, उससे तो यह नहीं लगता है कि परिवार में बिखराव होगा या समाजवादी पार्टी में बिखराव होगा। रही बात चाचा शिवपाल यादव की, वो तो नेताजी के समय ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, जिसमें नेताजी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, ना ही रोका था। तो यह कहना तो कठिन है कि अब बिखराव हो जाएगा, या अपर्णा यादव नेताजी के समय ही पार्टी बीजेपी में शामिल हो गई। तो ये बहुत ही वो है, इसमें कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो वीवीआईपी परिवार है। वो कैसा सोचता है, क्या करना चाहता है, ये तो वो लोग ही जाने। लेकिन जनता का पहले से आज भी भरोसा है, विश्वास है। थोड़ा हम यहाँ पर यह बता देना चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी आज सत्ता से बाहर है, उसका भले ही समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता और
बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों का आभास ना हो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि नेताजी ने जो बनाया था उसमें थोड़ा अखिलेश यादव पीछे हो गए और इसी कारण आज सत्ता से बाहर हैं। नेताजी को धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह किसान मसीहा कहा गया था। वो किसानों की ही बात को ज्यादा ध्यान देते थे, हालांकि उसमें काम भी किए हैं। क्यों सबसे पहले लागान को माफ किया था और उसके बाद किसानों का 10,000 रुपए कर्जा माफ की योजना सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी, जिसका किसानों को काफी फायदा मिला। जो गरीब किसान थे उससे कर्ज से उबर पाए और साहूकारों से कर्ज लेने से बचे। और यह वो किसान आज भी उम्मीद लगाए बैठा है कि समाजवादी पार्टी ही किसानों की सच्ची पार्टी है। और इसमें थोड़ा 2012 के चुनाव में जब सपा सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, किसकी योजना थी जिसके कारण यह बड़ी योजना को, किसानों के हित की योजना से को जो कर्ज माफी की थी उसको अखिलेश यादव ने नहीं किया और ये कह के उसको टाल दिया गया कि जो लोग सहकारी बैंक से कर्ज लिया है उन्हीं का कर्ज माफ होगा, बाकी किसी का नहीं। इसमें प्रदेश के काफी किसान योजना से बाहर हो गए और इस तरह कुछ चंद ही लोगों का लाभ मिल पाया, जिसके बाद से अखिलेश समाजवादी पार्टी के भले मुखिया या राहुल गांधी कई बार ये कहा हो कि हम कर्ज माफी की योजना देंगे, किसानों को 72,000 रुपए की योजना लाए हैं, लेकिन किसान भरोसा नहीं किया क्योंकि एक बार समाजवादी पार्टी ने उन किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इसलिए अभी तक अखिलेश यादव जो है किसानों में पैठ नहीं बना पाए, विश्वास नहीं जमा पाए, क्योंकि देश की 70% जनसंख्या किसान है और उस जनसंख्या को अनदेखा करके चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल है, चाहे जितने अच्छे काम कर लो। लेकिन जब तक उस 70% जनसंख्या को आप अपने विश्वास में नहीं लेंगे तब तक चुनाव जीतना बहुत ही कठिन हो जाएगा, चाहे जितने नवयुवक बेरोजगार आपके साथ हो जाए। लेकिन वो जो देश की 70% जनसंख्या है उसको बना के रखना होगा, तभी चुनाव में सफलता मिल सकती है। इसी के कारण आज समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर है, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि 70% जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। कहीं न कहीं हर आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है। आज किसान जो कर्ज में डूब करके आत्महत्या कर रहा है, यदि उसको इस किसान कर्ज माफी योजना ला करके उसको इस चीज से उबारा जाए और किसानों की आत्महत्या पर अंकुश लग सके तो वो कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े घरानों का, औद्योगिक घरानों का कर्जा माफ किया जाता है और उनको बड़े बड़े योजनाएं लाई जाती हैं। लेकिन किसानों के लिए यदि ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी तभी किसान का भला होगा और जब किसान हमारे देश का खुशहाल होगा तो हमारे देश में खुशहाली आएगी। आज जो 121 देशों की हंगर इंडेक्स सूची में भारत देश भूखमरी के 107वें स्थान पर है, ये भी बच जाएगा, हम नीचे आ जाएंगे। यही कहना है कि किसानों का हित सर्वोपरि होना चाहिए और ये अच्छी बात है, उद्योग को भी बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन किसान के अनदेखी नहीं किया जाए, तभी हमारे देश का किसान। ये जरूर है बीजेपी ने किसानों का कर्ज, किसानों की आय दोगुनी करने की बात 2022 तक की थी, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा किसान नहीं हुआ जिसके आय दोगुनी हो गई हो या किसानों की योजनाओं को पूरी दृढ़ता के साथ लागू किया गया हो। इसे जब 3 नए कृषि कानून लाए गए थे तब किसानों ने इन तीनों नए कृषि कानूनों को काले कानून का नाम दिया था और उसका जमकर विरोध किया। चाहे जाड़ा, गर्मी, बरसात सबको सहते हुए दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया और एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ा। ये अलग बात रही कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समय नहीं मिला, ये जरूर कहा उन्होंने, एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन किसानों से बात करने का उनको समय नहीं मिला। इस बीच किसानों के आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कई तरह के आरोप भी लगाए गए जो किसानों के लिए असहनीय थे, लेकिन उसके बाद भी किसान उग्र नहीं हुए, अपना शांतिपूर्ण और गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन चलाते रहे। यह अलग बात है, इस आंदोलन के दौरान 750 किसान शहीद हो गए हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि हम कुछ चंद किसानों को समझा नहीं पाए, जबकि योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ चंद किसानों को नहीं समझाए, इसलिए हम इन तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेते हैं और किसानों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लेते हैं। साथ ही किसानों को एमएसपी का गारंटी दी जाएगी और सभी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, इसीलिए आज किसान नाराज है। यदि किसान
का कहना था, और तब भी और आज भी यही कहना है कि हमें आपके 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें हमारी फसल का उचित दाम जो एमएसपी है वो मिलना चाहिए। ऐसा किसानों का मानना है कि जब हमें एमएसपी मिल जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल जाएगा, तो हमारी आय भी बढ़ जाएगी। और ये जो एमएसपी है ये खुले बाजार में भी इससे कम कोई न खरीदे जाए, इसके लिए एक कानून बनाया जाए। यदि कोई ऐसा खुले बाजार में भी कोई ऐसा करता है तो वो दंड का अधिकारी होगा, तभी किसान खुशहाल होगा। और किसानों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज माफी की, क्योंकि किसान की एक बार यदि सूखा बाढ़ से फसल नष्ट हो जाती है तो उसको उबरने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि किसान की आमदनी इतनी नहीं होती है कि दोबारा जब 6 महीने बाद फसल आए तो वो अपनी पूरी रिकवर कर ले, क्योंकि उसको रिकवर करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कई साल लग जाते हैं। यदि इस बीच वो अपने बेटे बेटियों को पढ़ाई लिखाई भी नहीं करा पाता है, यहाँ तक का शादी बारात में भी उसको दिक्कत आती है, इसीलिए वो कर्ज लेता है। और जब कर्ज माफी जैसी योजना आती है तो वो इससे उबर पाता है और आत्महत्या जैसे उस कृत्य पर रोक लगती है और साहूकार भी चुप बैठ जाते हैं। क्योंकि अब किसान को जो केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया था, उससे देश के किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। किसान अब साहूकारों से कर्ज बहुत कम लेते हैं, सीधे जाकर के बैंक से जो जरूरत के अनुसार अपना कर्ज ले लेते हैं और जब होता है तो वो अदा कर देते हैं कम ब्याज पर। ये कांग्रेस की बहुत अच्छी योजना थी, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। वैसे भी कांग्रेस ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। ये भले है बीजेपी आरोप लगाती हो कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, तो ये हम यही कहेंगे उन लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है। आज गांव में जो ग्रामीण जो बिजली पहुंच रही है, उस समय राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना शुरू की थी। राजीव गांधी ने ही सूचना क्रांति लाई थी। मनमोहन सिंह सरकार में आरटीआई लाई थी, जिसके बाद कई घोटाले खुलासा हुआ। तो कांग्रेस ही अच्छी पार्टी रही है और उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं पर काम किया है। यहाँ तक का भूमिहीन किसानों को पूरे देश में 5-5 बीघे पट्टा किया था, जो आज कई करोड़ की संपत्ति हर एक किसान पास है। ये बहुत बड़ी अच्छी योजना थी। उन्होंने ऊंच नीच की खाई पाटने के लिए ऐसा किया था, जमींदारी प्रथा कम खत्म की थी। ये सब कांग्रेस ने किया और उसके बाद ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। आज गांव में जो खड़ंजा और आरसीसी रोड दिखाई पड़ती है वो भले मनरेगा के द्वारा, मनरेगा ही कांग्रेस द्वारा लाया गया था। यहाँ तक का परिवार नियोजन भी कांग्रेस के समय ही शुरू किया गया था और ये भले उस समय कुछ न कुछ थोड़ा गलत हो गया होगा, ऐसे लोगों को नसबंदी करानी पड़ी होगी जो उस समय उसके पात्र नहीं थे। ये गलती तो छोटी मोटी ये कहीं न कहीं हो गई है, जिसका उन्हें परिणाम भी भुगतना पड़ा। और जब समय राजीव गांधी सूचना क्रांति लाए थे, उस समय बीजेपी वालों ने ही बहुत जोर शोर से प्रचार प्रसार किया था कि जो है एक कंप्यूटर 100 आदमियों का काम करेगा, इससे देश में बेरोजगारी आ जाएगी। यह बात जनता की समझ में आई और कांग्रेस को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और यही बात परिवार नियोजन नसबंदी को लेकर हुई थी, जिसका परिणाम इंदिरा जी को भुगतना पड़ा। तो यह छोटी मोटी वो हो जाती हैं, लेकिन आज उसके दूरगामी परिणाम आज अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। आज हर आदमी परिवार नियोजन का पालन कर रहा है और बिना कंप्यूटर के आज कोई काम नहीं हो पा रहा है। आज हर हाथ में मोबाइल है। ये सब राजीव गांधी की देन है। भले ही आज की बीजेपी सरकार ये कह रही हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हो डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की बात करते हो, लेकिन ये सब जो है कांग्रेस के ही समय हुआ है। अब यदि कोई भी पूछा जाए तो ऐसी कौन सी बड़ी परियोजना बीजेपी सरकार में आई है जिससे जनता को फायदा मिला हो, आज जनता की आमदनी में बढ़ोतरी हुई हो। आज भी भले ही चुनाव के समय कहा गया हो कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चलेगा, लेकिन कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से चला हो। कुछ आज भी देश में चंद लोगों के पास ही पैसा इतना है कि उसका जो है सीमा नहीं है। यहाँ तक अभी जब छापे पड़े हैं तो ट्रकों रुपया मिला है, नोट गिनने के लिए मशीनें मंगानी पड़ी, ले जाने के लिए ट्रक मंगाने पड़े, लेकिन उसके बाद सब मामला टाइफिस हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर यह कहना है कि कांग्रेस अच्छी थी या खराब थी, इसका निर्णय तो जनता ही करेगी। और जनता ही, ऐसा नहीं है कि जनता समझदार नहीं है, हमारे देश में जनता बहुत समझदार है। यह अलग बात है कि जनता सबको समय देती है कि आपको देख लिया, यदि आज जनता की समझ में आ गया
तो काफी दिनों के लिए सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा जनता का ही मानना है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।